बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनके अंदर कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट होगा, यानी बुनियादी एलिमेंट होगा, लाजमी मौजूद होगा और वो कोवेलेंटली लिंक्ड होगा, कोवेलेंटली बॉन्ड होगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। या और भी मैं आप लोगों को आसान करके समझाऊं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद हो, हाइड्रोजन भी मौजूद हो और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, ऐसे मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब मजीद जो है वो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेना। अच्छा, ये कहता है वैसे कौन से मॉलिक्यूल हैं भाई जिनके अंदर कार्बन बेसिक एलिमेंट भी होता है और कोवेलेंटली लिंक्ड होता है हाइड्रोजन के साथ? तो वो मेनली जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए एंड आरएनए, जिनकी डिटेल डिस्कस हम अपने कमिंग लेक्चर्स में करने वाले हैं। अच्छा भाई, अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए होते हैं, तो इसलिए इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो, जो कि छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके एक बड़ा यूनिट बना लें, तो उनको इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, उनको पॉलीमर भी कहा जाता है और उनको लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो जहां पे ये लफ्ज आपको मिल जाएं बायो के अंदर, तो आप समझ जाना कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इनको मेनली कैटेगराइज किया है चार बड़ी क्लासेस के अंदर। एक पहली क्लास प्रोटीन की है, दूसरी क्लास लिपिड की है, तीसरी क्लास कार्बोहाइड्रेट्स की है और हमारे पास चौथी जो क्लास है वो न्यूक्लिक एसिड की है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने कहा कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो ये कहते हैं ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जिन छोटे मॉलिक्यूल्स के ये बने हुए होते हैं उन छोटे मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, उनको मोनोमर भी कहा जाता है और उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। यानी कि प्रोटीन का भी कोई माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, प्रोटीन का भी कोई मोनोमर होगा, प्रोटीन का भी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा, इसी तरह से लिपिड का भी, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का भी, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का भी। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कौन कौन से हैं जो कि इनके छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो सामने लिखा हुआ है कि जिस तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स चार बड़ी क्लासेस के अंदर कैटेगराइज थे, इसी तरह से आपके जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी चार बड़ी क्लासों के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। वो कौन सी हैं? अमीनो एसिड, ये प्रोटीन के छोटे यूनिट हैं। मोनोसेक्राइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट के छोटे यूनिट हैं। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये लिपिड के छोटे यूनिट हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लिक एसिड के छोटे यूनिट हैं। आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने मोनोमर और पॉलीमर का फर्क भी बता दिया है कि जो अमीनो एसिड हैं वो मोनोमर हैं किसके? प्रोटीन के। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो हैं ये मोनोमर हैं किसके? लिपिड के। मोनोसेक्राइड्स मोनोमर हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। और न्यूक्लियोटाइड ये मोनोमर हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड के। अच्छा देखें, अब इस वाले लेक्चर के अंदर हमने जस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आइडिया हासिल किया है, जस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आइडिया, उनकी डिटेल नहीं। हमने जस्ट ये देखा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है इसलिए उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। और हमने उनको कैटेगराइज किया चार बड़ी क्लासेस के अंदर। हमने कहा ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो जाहिर सी बात है छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए होंगे, और उन चार छोटे मॉलिक्यूल्स की भी हमने चार अलग क्लासें बनाई। अब प्रोटीन की डिटेल डिस्कस, अमीनो एसिड की डिटेल डिस्कस, फैटी एसिड ग्लाइसरोल की डिटेल डिस्कस और लिपिड की डिस्कस, मोनोसेक्राइड को, कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लिक एसिड को, इनकी हम डिटेल डिस्कस इनके टाइम पे करेंगे। जब ये लेक्चर आएंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे, देन प्रोटीन है, देन लिपिड है, फिर देन न्यूक्लिक एसिड। ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का जो किस्सा है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, एक छोटी सी टेबल है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी मैं इसी लेक्चर के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक मिनट, वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ।
कि वो टेबल कौन सी है, वो ये वाली टेबल है। अच्छा, इस टेबल के अंदर अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें एक बैक्टीरियल सेल को और एक मैमलियन सेल को, यानी एक हम अपने सेल को और एक बैक्टीरियल सेल को, तो हमें पता होना चाहिए कि उनके अंदर जो माइक्रो या मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अमाउंट क्या होती है। जिस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर कंटेंट बैक्टीरियल सेल और मैमलियन सेल के अंदर कितना होता है, तो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं 70% होता है। फिर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% होती है और मैमलियन सेल के अंदर 18% होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% होता है और मैमलियन सेल के अंदर 4% होता है। लिपिड की बात करें तो वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% होता है और मैमलियन सेल के अंदर 3% होता है। डीएनए की बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% और ह्यूमन बीइंग के अंदर 0.25% होता है। आरएनए की अगर हम बात करें तो वो 6% बैक्टीरियल सेल में और 1.10 जो है मैमलियन सेल में। यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग काम करेगा कि सर आरएनए 6% बैक्टीरिया सेल के अंदर क्यों? क्योंकि बेटा आरएनए का काम होता है सिर्फ प्रोटीन बनाना और बैक्टीरिया की जो पूरी बॉडी है वो है ही प्रोटीन के साथ, उसके अंदर बाकी तो चीजें हैं ही नहीं, वो सारा काम सारी अपनी लाइफ डिपेंड ही उसकी प्रोटीन के ऊपर करती है, तो इसलिए उसके अंदर आरएनए का अमाउंट ज्यादा होता है, ये आपने याद रखना है। और जो दूसरे हमारे पास अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड से यहाँ पे मुराद एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स वगैरह हैं, तो उनकी जो अमाउंट है वो दोनों के अंदर 2-2% होती है। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 2% और मैमलियन सेल के अंदर भी 2%। और जो इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं यानी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो दोनों सेलों के अंदर 1% होते हैं। बाज औकात कभी कभी जो है वो वाटर और प्रोटीन का कंटेंट जो है पूछ लेते हैं, तो ये बातें आप लोगों को बेटा पता होनी चाहिए। अब इसमें समझने वाली तो कोई बात है नहीं, जस्ट रटने वाली बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और भी छोटा सा टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी जो है हम इसी के साथ डिस्कस कर लें। सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बनने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब ये छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो तभी बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं ना, और इस बनने को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब हमने देखना क्या है कि ये छोटे मॉलिक्यूल किस तरह से मिलके बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इनके ऊपर हमने जो है वो थोड़ी सी डिस्कस करनी है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बात समझा सकूं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ठीक, ये पूरा का पूरा ये एक अमीनो एसिड, और ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है। अब आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। तो जब ये दोनों मोनोमर मिलेंगे तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिलते मिलते जाएंगे और पूरी की पूरी एक प्रोटीन बना लेंगे। अब ये है कि ये दोनों मिल कैसे रहे हैं, इनके मिलने को तो कंडेंसेशन कहा जाता है, लेकिन ये मिल कैसे रहे हैं? तो इनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक अमीनो एसिड से आपने OH ग्रुप को निकालना होता है। ये देखें ये वाला, ठीक, मैं इसको दूसरी पेन से हाईलाइट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो एक अमीनो एसिड से आपने क्या किया? इस OH ग्रुप को निकाला, अब यहाँ पे जगह खाली हो गई, और दूसरे अमीनो एसिड से आपने H ग्रुप को निकाला, तो यहाँ पे भी जगह खाली हो गई। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और दोनों आपस में मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ से OH गुम हो चुका है। मैं दूसरी पेन से इसको हाईलाइट करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कौन सा पेन उठाएं? चलो ये उठा लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि इसका OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो चुका है और इसका H ग्रुप यहाँ से रिमूव हो चुका है, और इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया है। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे जब प्रोटीन पढ़ेंगे, भी जस्ट समझा रहा हूँ। तो यानी कि जब दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तो उनके लिए शर्त क्या है? उनके लिए शर्त ये है कि एक मॉलिक्यूल से हमें OH ग्रुप को निकालना पड़ता है और दूसरे मॉलिक्यूल से हमें H ग्रुप को निकालना पड़ता है। इससे बेटा क्या होता है कि बॉन्ड बनाने के लिए जगह खाली हो जाती है, तो वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। और इस तरह से जब OH आप एक जगह से निकाल रहे हो और H आप दूसरी जगह से निकाल रहे हो, तो एक पूरा का पूरा पानी का मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल देते हो। तो इसलिए इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। यानी कि आपने पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल के पीछे एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लिया। That's why this process is also called as condensation, also called as dehydration synthesis.
जिस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक शख्स है और ये उसका हाथ है, और ये मेरे पास दूसरा शख्स है और ये उसका हाथ है, अब इसके हाथ में भी मैं कोई ना कोई चीज पकड़ा देता हूं मान लो कि इसके हाथ में मैं हाइड्रोजन को पकड़ा देता हूं, और मान लो कि इसके हाथ में मैं OH ग्रुप को पकड़ा लेता हूं। अब मैं इनसे कहूं कि आप दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला पाएंगे? तो ये एक दूसरे से कभी भी हाथ नहीं मिला सकते। भाई क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि इनके हाथों में मैंने H और OH ग्रुप को दे दिया है। कब मिला सकते हैं? और जब ये हाथ मिलाएंगे तो दोनों एक भी हो जाएंगे। तो हाथ मिलाने के लिए इसको OH ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा, और इसको किसको छोड़ना पड़ेगा? H ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा। जब ये OH ग्रुप को छोड़ेगा ये H ग्रुप को, ये बाहर जाके क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। पानी बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और ये दोनों पीछे आपस में इस तरह से मिल जाएंगे, और ये दो मॉलिक्यूल यानी ये दोनों शख्स आपस में मिल जाएंगे और सिंथेसिस हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रोसेस को दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सी लिखी हुई है। भाई दो मोनोमर्स जब मिलते हैं, जब हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप एक से रिमूव होगा, एक मोनोमर से, और दूसरे से हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, दोनों नतीजे में क्या होगा? दोनों मोनोमर आपस में मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है, और कंडेंसेशन के नतीजे में एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, इसलिए इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो आगे जब भी मैं कंडेंसेशन का नाम लूं तो मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत ना पड़े, आप अभी से याद रख लें। आगे जब भी मैं नाम लूं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का, तो मुझे दोहराने की जरूरत ना पड़े, आपको याद रहे। आगे मैं जब भी कहूं कि कंडेंसेशन में पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हुआ कि हमने दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। अब हमारे पास है ही एक बड़ा मॉलिक्यूल और मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, तो तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? जो पानी का मॉलिक्यूल मैंने निकाला था ना, वो उनको दोबारा दे दूंगा। ठीक है, जैसे दोबारा दे दूंगा वो दोनों आपस में टूट जाएंगे। तो लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी बड़े मॉलिक्यूल का टूट जाना, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी का टूट जाना, लेकिन यहाँ पे इस जुमले का मतलब ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे इस जुमले का मतलब कुछ और है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो भाई, अंडरस्टूड बात है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये हमारे पास एक शख्स है और ये इसका खूबसूरत सा हाथ, ये हमारे पास दूसरा शख्स है और ये जो है इसका खूबसूरत सा क्या है? हाथ है। अब इन दोनों ने आपस में क्या किया हुआ है? हाथ मिलाया हुआ है। देखें, ये दोनों आपस में हाथ मिला के बैठे हुए हैं, और इस तरह से ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना के बैठे हुए हैं। अब हम में से कोई चाहता है कि हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को दोबारा से तोड़ दें, तो तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसके हाथ में लगा दूंगा OH ग्रुप, और इसके हाथ में लगा दूंगा H ग्रुप। तो जैसे मैं इसके हाथ में OH ग्रुप लगा दूंगा और इसके हाथ में हाइड्रोजन लगा दूंगा, इन दोनों का हाथ आपस से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आप समझें कि ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है और ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है। इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये अमीनो एसिड अलग हो जाए और ये अमीनो एसिड अलग हो जाए, तो एक के हाथ में OH ग्रुप थमा दूंगा, दूसरे के हाथ में H ग्रुप थमा दूंगा, और दोनों में जब ये थमा दूंगा तो ये दोनों यहाँ अपना हाथ छोड़ देंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, दोनों मोनोमर दोबारा बन जाएंगे। सही है। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि सर हम इसे हाइड्रोलाइसिस क्यों कह रहे हैं? अब ये जो टूटा है किसकी वजह से टूटा है? पानी की वजह से। और पानी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? हाइड्रो। हाइड्रो लफ्ज का मतलब होता है वाटर, और टूटने को कहा जाता है लाइसिस। तो आप इन दोनों लफ्जों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग रख के सोच के देखें कि हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टूट जाना। पानी की वजह से ये टूट रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये नहीं होगा कि पानी का टूट जाना। यहाँ पे इस जुमले को आपने कैसे लेना है कि पानी की वजह से इन दोनों मोनोमर्स का, इन दोनों जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का अलग हो जाना, टूट जाना मोनोमर के अंदर, ये हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। सही है बाबा। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमर यानी जो बहुत सारे यूनिट का बना हुआ हो, मैक्रोमर, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, वो टूट जाए अपने सब यूनिट्स के अंदर, अपने मोनोमर के अंदर। किस तरीके से? बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आप उसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर लें। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। क्या करना पड़ेगा इसमें? एक ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप को जोड़ना पड़ेगा, दूसरे मोनोमर के साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, और इस तरह से जो आपके दोनों मोनोमर हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और आपका बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको केमिकल कंपोजिशन थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी और कंडेंसेशन समझ आ गया होगा, हाइड्रोलाइसिस समझ आ गया होगा और बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल का जो कंपैरिजन था और जो काम की बात थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।